अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। ऑपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों की सेकंड टियर लीडरशिप एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए बेहतर से बेहतर हिकमत अमली तैयार करने के लिए जोर आजमाई से काम ले रही है। एक तरफ हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के लिए FIA को टास्क सौंप चुकी है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने PDA का हंगामे इजलास तलब किया। एक जानिब वफाकी काबीना में हुकूमती टीम सर जोड़कर बैठी, तो दूसरी तरफ PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF समेत ANP और दीगर छोटी जमातें मिलकर बैठी हैं और हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से बात कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर दो सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाबात लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है। पहला तो ये कि हुकूमत ने जो हिकमत अमली अख्तियार की है साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस लाने के हवाले से, क्या इस हिकमत अमली के तहत वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएगी? और दूसरा ये भी कि ओपोजिशन के पास क्या वाकई बहुत कुछ ऐसा मौजूद है करने को जिससे हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। और आखिर में बात हम करेंगे मुल्क में प्राइमरी के तलबा के हवाले से लिए जाने वाले अहम फैसले के हवाले से कि अब मिडिल के बाद प्राइमरी के जो तलबा हैं वो भी स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नासिर बेशक्ताई साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तजज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब भी, सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तजज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तजज़ियाकार ज़ुनैरा अज़ीज़ साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बात कर रहे थे सबसे पहले हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत के बड़े सर जोड़कर बैठे वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत की है। और वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर अदालत में पेश किया जाएगा। इस हवाले से वज़ारत खारजा और FIA को टास्क सौंप दिया गया है। लिहाज ये भी सोचा जा रहा है कि एक बार फिर से खत लिखा जाएगा बरतानवी हुकूमत को और इस हिकमत अमली के तहत मजीद आगे बढ़ा जाएगा। नासिर बेशक्ताई से फरमाइएगा, हुकूमत ने एक बार फिर से मियां साहब को वतन वापस लाने के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत जारी की हैं। समझते हैं आप कि इस बार ये कोशिशें कामयाब हो सकेंगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं, लंदन से, इंग्लैंड से वापस लेकर आएँ, और साथ साथ ये भी कि उनको फिर ट्रायल पर जेल में भेज दिया जाए और वो जहाँ पर बिलोंग करते हैं वहाँ पर रहें। वो FIA को टास्क दे दिया गया है, साथ ही सियासी कमेटी भी जी कायम कर दी गई है शफकत महमूद और असद उमर इन लोगों के साथ इसके ऊपर। लेकिन सवाल ये कि एक तरफा जो कोशिशें हैं वो तो बहुत ताकतवर लग रही हैं मुझको कि FIA भी और वज़ारत खारजा भी, ये लोग भी मुमकिन है मखदूम साहब भी इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ मुज़ाकरात करके आएँ। लेकिन दूसरी तरफ मुझे जो लॉ हैं, जो वहाँ तरीक़ाकार है अदालतों का, वो मुझे मुख्तलिफ नज़र आता है। अगर मैं एक लम्हे को समझ लूँ कि इंग्लैंड वापस करने को तैयार है, तब भी 2.5 से 3 साल लगेंगे उनकी वापसी में। अदालती कार्रवाई है, प्रोसिक्यूशन अपनी बात करेगा, अपने दलाइल देगा, अपील कोर्ट है, सब चीज़ें। तो ये मतलब ये हतक इज़्ज़त का मुकदमा नहीं है। इंग्लैंड में बहुत स्पीडी ट्रायल होता है इसके ऊपर। हमारे यहाँ बरसों लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में हतक इज़्ज़त बहुत स्पीडी ट्रायल होता है। ये ट्रायल जो हैं ये बहुत टाइम लेते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लूँ कि इंग्लैंड तैयार है, जो तैयार नहीं होगा, लेकिन अगर तैयार हो भी जाए तब भी मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर की ये आरज़ू जो है वो इंतखाबात तक पूरी हो सके। अब एक रास्ता सिर्फ ये रह जाता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी बसीरत से काम लें और फ़ैसला करें वापस आने का या ना आने का। अगर वो वापस आते हैं खुद तो बहुत बड़ी बात होगी और वो बड़े लीडर बन जाएंगे। लीडर तो अभी भी हैं, लेकिन उनका कद और बढ़ जाएगा अगर वो आएंगे और जेल में रहेंगे और वक्त गुजारेंगे जेल के अंदर। तो लेकिन मुझे लगता नहीं कि वापस आएंगे। वो जब वापस आएंगे उस वक्त हालात शायद बेहतर हों। NVC, आपने अपने गुफ्तगू में फरमाया कि हुकूमत की ये कोशिश कामयाब हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक तवील अरसा दरकार है, लेकिन कामयाब हो सकती हैं, लंबी इनिंग्स खेलनी होगी। राइट, ठीक है। मैंने कहा अगर इंग्लैंड तैयार हो जाए, अगर इंग्लिस्तान जो भी तैयार नहीं है। ठीक है। लगारी साहब, आपकी क्या टेक है इस पर? आपको लगता है कि इस बार जो स्ट्रेटेजी अपना रही है गवर्नमेंट
कुछ मुख्तलिफ हो सकती है और मुख्तलिफ के साथ साथ कामयाब भी हो सकेगी? एक तो मियां नवाज शरीफ हमेशा अपने बनाए हुए गेम के मुताबिक खेलते हैं और वो दूसरों का गेम नहीं खेलते हैं। और जब उन्होंने ये मुआहदा किया था 10 साल के लिए कि वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, तो उनका ही तय करदा था। और फिर जिस तरह से हालात तब्दील हुए थे और जब उन्होंने आने का फ़ैसला किया था, अभी वो मुआहदे की मुद्दत पूरी नहीं हुए थे, उससे पहले आ गए थे और वो भी उनके अपने तय शुदा प्रोग्राम के मुताबिक था। वो किसी दूसरे के गेम के या दूसरे की तरफ से बिछाए गए जाल का हिस्सा बनकर वो वापस नहीं आ सकते हैं। उनको जब पहले भेजा गया था तो किसी कोई सोच भी नहीं सकता था, इसलिए कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है वो उन्हें सज़ा दे चुकी थी और उसमें उनकी अपील जो है उसमें अपील में बाकी लोग रिहा हो गए थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ की सज़ा बरकरार रखी गई थी और अभी सुप्रीम कोर्ट का मरहला बाकी था। लेकिन उन्होंने एक ऐसे मौके का इंतखाब किया कि जब सुप्रीम कोर्ट भी टाइम बार एप्लीकेशन को सुनने के लिए राज़ी हो जाए, इसलिए कि ये कतई नामुमकिन था कि टाइम बार केसेस को सुना जाए या टाइम बार केसेस जो हैं वो इस तरह से सुने जाएं। ये पाकिस्तान में ऐसी मिसालें नहीं हैं। पाकिस्तान में ऐसी भी मिसालें नहीं हैं कि एक कैदी जेल के अंदर हो और उसको न सिर्फ ज़मानत मिले, ज़मानत तो मिल सकती है किसी भी केस में, बल्कि उन्हें बाहर जाने की भी इजाज़त मिले। तो ये मामला जो है ये उनकी अपनी तय करदा शर्त के मुताबिक था और मुझे नहीं लगता है, मैं एनबीसी साहब के इस नुक्ता नज़र की हिमायत करता हूँ कि वो वापस नहीं लाया जा सकेगा। अव्वल कि बरतानिया राज़ी नहीं होगा और दूसरी बात यह कि मियां नवाज शरीफ अपने तयशुदा गेम के मुताबिक वापस आएंगे। वो इस तरह से वापस नहीं आएंगे किसी के बुलाने पर या किसी के बुलाए जाने पर या किसी के प्रेशर पर। किसी कोई FIA उनको वापस नहीं ला सकेगा, हमारी वजारत खारजा उनको वापस नहीं ला सकेगी, इसलिए कि MQM के बानी को ये कई बरसों तक कहते रहे हैं वो और पिछले तकरीबन 28-30 साल से वो बैरून मुल्क हैं और ऐसी 50 एफर्ट्स और भी हो चुकी हैं कि उनको वापस लाया जाए, लेकिन कोई उनको वापस नहीं ला सका है। हम बरतानिया के साथ गेम नहीं कर सकते और बरतानिया के साथ खेल भी नहीं सकते हैं। बरतानिया बहरहाल एक माजी की सुपर पावर है, तो आज भी एक बहुत बड़ी कुव्वत है और वो मुस्तकिल मेंबर भी है सलामती कौंसिल का। उसके अलावा मियां नवाज शरीफ जब आएंगे तो हम उस वक्त ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने आ रहे हैं या किसी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आ रहे हैं, उस वक्त हम सोचेंगे। और ऐसा ये कहा जाए कि मुमकिन ही नहीं है, तो मुमकिनात भी हम देख चुके हैं कि जिस तरह से वो 2008 में आए और जिस तरह से वो 2013 में वज़ीर आज़म बने, तो ऐसा फिर भी हो सकता है और चौथी बार भी हो सकता है। जनरल साहब, नामुमकिनात की बातें की कुछ लगारी साहब ने, और हम ये भी कहते हैं कि सियासत में हरफ़े आखिर कुछ नहीं होता, फिर चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो या हुकूमत में बैठी जमात की जानिब से। इस बार स्ट्रेटजी क्या मुख्तलिफ हो सकती है गवर्नमेंट की? मियां साहब को वापस लाने के हवाले से कोशिशें कामयाब हो सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कोशिशें हमने बहुत दफा डिस्कस किया, ये कामयाब नहीं हो सकती। इसके बहुत सारे अवामिल हैं। इसमें बरतानिया खुद अपने ये जो उनकी ज़रूरियात हैं वो उनको मद्देनजर रखते हैं। अगर वो लोगों को हवाले करना शुरू करें तो फिर बाकी मुल्कों के जो मुजरिम लोग हैं वो वहां जाके पनाह नहीं ले सकते, क्योंकि उनको तो उन्होंने इस्तेमाल करना होता है वक्तन फवक्तन। अगर ये रस्म पड़ जाए एक दफा के बरतानिया वापस करना शुरू कर दे, लोगों को उनके मुल्क में भेजना शुरू कर दे, तो वो उनकी सारी खेल खत्म हो जाती है। ये हमारा नहीं, इंडिया का भी। अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, उन्होंने कोई 1500 के करीब उनके मुजरिम लोग जो कि पैसे शैसे खा के या बैंकों से फ्रॉड करके, कई ऐसे केसेस हैं जिनके वो भागे हुए हैं और बरतानिया में है। सिर्फ एक शख्स वापस जा सका है वहां से, वो इंडिया ले सका। हम बात समझते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस भी है, इंडिया के ताल्लुकात भी बड़े हैं, लेकिन 1500 में से सिर्फ एक शख्स। अब चीज ये है कि मियां साहब ने एक बड़ा अच्छा कार्ड खेला है अपना वहां पे रहने के लिए, और वो ये कि जो उन्होंने तकरीर की अभी, अब तकरीर जो है उसमें उन्होंने रियासती अदारों को चैलेंज किया, सब कुछ। ये एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि ये चैलेंज जो मैं कर रहा हूं
ये मेरे लिए मुसीबत होगी, अगर मैं वहां जाता हूं तो मुझे विक्टिमाइज किया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे पकड़ा जाएगा। ये वो एक कहानी है जो अल्ताफ हुसैन हमेशा खेलते रहे ये कार्ड, और उसकी वजह से अल्ताफ हुसैन को वहां पे प्रोटेक्शन रही। मियां साहब को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जो कुछ कह रही है कि जी फॉरेन ऑफिस ये करेगा वो करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बरतानिया अपने मफाद में हर मुल्क के मुजरमों को वो अपने यहाँ पनाह दे के रखते हैं, और वो वापस नहीं करते क्योंकि उनको उन्होंने इस्तेमाल करना होता है, और उनकी ये क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए अगर वो लोगों को वापस करना शुरू करते हैं तो कल उनके पास पहुंचेगा कोई नहीं वहां। तो इस वजह से उनकी इंटेलिजेंस, उनकी अपनी गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज यही हैं कि इन लोगों को वापस न किया जाए। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करके तो उनको वापस ले आएगी। मेरे ख्याल में ये नहीं आए। सही। सोहरवर्दी साहब, जब भी हम ये साहब की वापसी के हवाले से बात करते हैं, पैनल की तरफ से मुतफ़िका राय सामने आती है कि लीगली भी ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर बार बार गवर्नमेंट की तरफ से इसी बात के हवाले से बात की जानी कि हम लेकर आएंगे। हो सकता है इस बार तैयारी जरा काफी स्ट्रॉन्ग किस्म की हो और ले आए, ये कोशिशें कामयाब हो जाएं। मेरे ख्याल में हुकूमत के अंदर दो सोचें हैं। एक तो सोच ये है कि हमारे हाथ से निकल कैसे गया, जैसे कहते हैं किसानी बिल्ली खंबा नोचे, या आप कह लें कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, और फिर वो लकीर पीटना, और फिर वो कहना अंगूर खट्टे हैं। तो एक तो वो सूरत हाल है कि ये नवाज शरीफ हमारे हाथ से निकल कैसे गया, और अब वो लंदन में बैठ के हमें डिक्टेट कर रहा है और पॉलिटिक्स को ड्राइव कर रहा है। तो मेरा मतलब है कि एक बहुत बड़ी शिकस्त है मौजूदा हुकूमत की कि एक आदमी जो कोट लखपत जेल की एक बैरक में कैद था और जिसकी मुलाकात पर भी पाबंदी थी, जिससे उसकी पार्टी के लोग भी नहीं मिल सकते थे, सिर्फ घर के एक आध लोग मिल सकते थे, जिसका बैरूनी दुनिया से बिल्कुल राब्ता काट दिया गया था, ना कोई फ़ोन था, ना टीवी था, ना एक्सेस था, और कैद तन्हाई में रखा हुआ था। वो कैद तन्हाई से निकलकर लंदन में एवन फील्ड में पहुंच गया। तो इस हुकूमत को जब ये हुक्मरान आप बैठते होंगे काबीना में तो इन्हें शर्म तो आती होगी और शर्मिंदा होते होंगे, और जब शर्मिंदा होते होंगे और शर्म आती होगी तो फिर ऐसी बातें करते हैं कि हम वापस लेके आएंगे, हम खोया हुआ मुकाम वापस हासिल करेंगे, हम अपना मुजरिम लाएंगे। मैं नहीं समझता वो नवाज शरीफ को लाने के लिए कहते हैं, वो अपने अंदर का जो गिल्ट है उसका इजहार करती है गवर्नमेंट बार बार। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा गिल्ट है इमरान खान और उसकी कैबिनेट के अंदर कि हमसे हो क्या गया है, हमने अपने हाथ काट दिए हैं, हम जिस मुश्किल में फंस गए हैं ये इस मुश्किल को हमने अपने गले में खुद ही डाला है। तो एक तो मुझे ये सारा तासुर नजर आता है जो बार बार हुकूमत कहती है, क्योंकि अगर मेरे साथियों को पता है वो नहीं आ सकते तो यकीनन हुकूमत को भी पता है। अब मैं ये तो नहीं मान सकता कि मेरे जो साथी हैं, पैनलिस्ट हैं यहाँ पर, ये हुकूमत से ज़्यादा अक्ल दानिश रखते हैं और हुकूमत इनके निस्बतन काफ़ी बेवकूफ़ है। मैं ये तो नहीं मान सकता। मेरे नज़दीक हुकूमत ज़्यादा अक्ल दानिश रखती है इनसे, और हुकूमत को ज़्यादा पता है कि वो ला सकती है या नहीं ला सकती है। मेरा मतलब है NBC और जनरल साहब से तो ज़्यादा ही पता होगा शहजाद अकबर को भी, और शाह महमूद कुरैशी को भी, और इमरान खान को भी, जो खुद कई साल लंदन में रहे हैं और वो कहते हैं मैं लंदन के सिस्टम को लंदन से ज़्यादा जानता हूँ, तो उन्हें सारा पता होगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट को अब ये खतरा है कि कहीं नवाज शरीफ वापस ही ना आ जाए। मेरा मतलब है कि वो नवाज शरीफ को वो कहते हैं कि गेम अपनी मर्जी से खेलते हैं, नहीं, नवाज शरीफ सरप्राइजेस की गेम खेलता है। वो सरप्राइज देने का आदी है। वो इलेक्शन से पहले भी आ जाता है जेल जाने के लिए कि कुछ नहीं होता। सारी दुनिया समझा रही थी कि नहीं आना चाहिए, आकर जेल जाके क्या कर लोगे, 3 दिन में कुछ नहीं हो जाना। वो आ गया था, वो किसी की नहीं मान रहा था, वो बेटी के साथ आया और जेल चला गया। खतरा ये है कि अगर वो आ गया और हुकूमत इतना क्रेडिट भी ना लेने जोगी हुई कि हम लेके आए, तो फिर क्या बनेगा? फिर तो वो मॉन्स्टर बन जाएगा पॉलिटिकल, इतना बड़ा देव बन जाएगा कि ये इनसे खाया ही नहीं जा, ये उसको संभाल ही नहीं सकेंगे। तो लिहाजा एक जो है ना, वो कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर एक गर्दान की जा रही है कि हम लाएंगे कि अगर आ गया, अगर उसने वाकई आने का ऐलान कर दिया कि पहला जलसा तो 11 अक्टूबर को कोयटा हो रहा है, लाहौर वाले जलसे में मैं आती हूँ, मैं जलसे पर भी आती हूँ, अगला सेगमेंट सरवती साहब आती हूँ, मैं उस पर भी आती हूँ, ज़ुनैरा से जरा उनका पॉइंट ले लेते हैं। आप इसको दूसरे तनाजुर में देखा करें, बरतानिया के तनाजुर में ना देखा करें, MI6 के तनाजुर में ना देखा करें। ये हुकूमत का गिल्ट है जो वो बार बार बोलती है। ठीक है ज़ुनैरा, अगर हुकूमत को गिल्ट है भी, जैसे कि सरवर्दी साहब फरमा रहे हैं, तो हो सकता है हिकमत अमली इस दफ़ा काफ़ी बेहतर तरीके से हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही हो। वज़ारत ख़ारजा को टास्क दिया गया है, FIA से कहा गया है, बाबर रमान साहब इस टीम में शामिल हैं। कानूनी और माहिराना राय तो देंगे ना वो कि क्या करना चाहिए?
एक्चुअली देखें, जहाँ तक ओपिनियन या तनाजुर की बात है तो वो तो कोई भी किसी भी तरह ले सकता है। वो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि इस तनाजुर में ना देखें, उस तनाजुर में ना देखें, तो ये तो राइट है हम सबका कि कौन इसको किस तरीके से देखता है और कैसे ओपिनियन देता है। फैक्ट ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब से ये कंटेनर वाली पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी तब से लेके आज तक हम जैसे लोगों को भी और आम आदमी को भी एक अजीब सी विश के पीछे लगा दिया गया हुआ है कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, हम बाहर से माल लेके आएंगे, हम चोरों को पकड़ेंगे, हम लुटेरों को पकड़ेंगे, हम माफियाज़ को ख़त्म करेंगे। ऑन द अदर हैंड प्रैक्टिकली हुआ क्या है, माफियाज़ भी उतने ही एक्टिव हैं। चीनी, आटा, गंदम, सब कुछ जो कुछ हुआ हम सबको पता है। जिसने बाहर जाना था वो बाहर भी चला गया, बाहर से पैसे भी कोई नहीं आए। नैब क्लेम करती है कि उसने इतने दैट मैनी अमाउंट उसने इकट्ठी की है, वो भी कहीं यूज़ होती नज़र नहीं आ रही। तो इस खेल में उलझा के किसको बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि सोचने की बात यह है कि हु इज़ टेकिंग बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन, जिसमें लोग एक विशेष सर्कल में घूमे जा रहे हैं और उनको तालियां बजा के जिस तरह सर्कस में बिठाया होता है उस तरह उनको बहलाया जा रहा है और पता नहीं हु इज़ टेकिंग द बेनिफिट। द प्रॉब्लम इज़ कि दुनिया चेंज हो रही है। इस वक्त जंगें हो रही हैं दुनिया में। आर्मीनिया अज़रबैजान का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उधर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, इधर अमेरिकन एग्जिट फ्राम अफगानिस्तान, अब्दुल्ला आए हुए हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। पैंडमिक पे लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मईशत बैठ गई है, रिसेशन में चली गई है। और हम क्या बात कर रहे हैं, हम नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे। और इमरान खान भी उन लोगों में शामिल हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो इंग्लैंड के लॉ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो लॉ को नहीं भी जानते, मैं मान लूँ एक वक्त में, तो मेरे ख्याल है जो मदर ऑफ पॉलिटिक्स है ना इस दुनिया में, वो ब्रिटिश हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स करनी सिखाई है इस दुनिया को। अमेरिका को, इन सब को आप एक साइड पे कर दें और ब्रिटिश पॉलिटिक्स को एक साइड पे कर दें, तो आप उनके साथ पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि यहाँ आपको एक बंदे ने तंग किया हुआ है। सो फ्रिवलेस एफर्ट, रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं, लोगों की तवज्जो गलत तरफ ले जा रहे हैं, ख़ुद डिलीवर नहीं किया जा रहा इनसे। इमरान खान ख़ुद हमें सिर्फ स्टेजेस पे नज़र आते हैं। किसी जगह पे स्टेज पे कोई इनाग्रेशन करनी हो, एक सड़क का इफ्तिताह करने कल मोहम्मद गए हुए थे, लेकिन लोगों के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। सो नवाज शरीफ और नो नवाज शरीफ, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इनके पास इस वक्त करने को कुछ है नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इन्हें भी पता है ऐसा नहीं हो सकता। जितेंद्र, आप ही के पॉइंट से कंक्लूड करूंगी कि बजाय इसके कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वतन वापस लाने के लिए कोशिश और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए, हुकूमत को चाहिए कि जो अवामी मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें। 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल लग चुका है। अवाम के मसाइल को हल करने के हवाले से उन्हें बेहतरीन हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वतन वापस लाने के लिए हिकमत अमली या अपनी कैबिनेट को टास्क सौंपे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपोजिशन के इजलास के हवाले से। आज इजलास हुआ PDMA का और उसमें हमने देखा कि जितनी भी मुतहदा अपोजिशन की जमातें हैं उनकी सेकंड टियर लीडरशिप ने शिरकत की। बड़े बड़े चेहरे वहाँ पर हमें देखने को मिले, लेकिन इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि हुकूमत अब टफ टाइम दे, अपोजिशन टफ टाइम देगी और 11 अक्टूबर को एक जो जलसा है उसका भी इनेकाद किया जा रहा है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने इस मौके पर गुफ्तगू की है, जरा क्या कहें आप सुनिए। 11 अक्टूबर को कोयटा में PDM का पहला जलसा होगा, इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज़ इंशाल्लाह होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस गैर जमहूरी अमल से निजात देकर ही इंशाल्लाह कामयाब होगी। तो सिचुएशन अपोजिशन की कुछ इस तरह से है कि जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और शहबाज शरीफ साहब को कल नैब ने गिरफ्तार कर लिया। मौलाना साहब 1 अक्टूबर की उनकी नैब में तलब भी है, लिहाजा अपोजिशन की जो जमातें हैं वहाँ पर भी खासी सियासी खलबली मची हुई है। नासिर बिशोताई से फरमाइएगा, किसी बड़ी तहरीक की तवक्को रखी जा सकती है इस बार? देखिए, मेरा ख्याल है जगह का जो इंतखाब है कोयटा वो बहुत इम्पोर्टेंट है इनका। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, वो कोई भी चिप एंड माओजेदुंग कहते थे चाइना के बानी कि एक चिंगारी पूरे गिलगिस्तान को आग लगा सकती है, एक चिंगारी पूरा जंगल जला सकती है। तो चिंगारी तो निकलना शुरू हो गई है। अब देखना ये कि आग किस तरह लगती है, लगती भी नहीं लगती, या ठंडी आग लगती है, एक ठंडी आग भी होती है। तो एक चार्ट उन्होंने पूरा चार्ट बनाया है, पूरा प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है
और आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मौलाना को नोटिस देकर मौलाना को 21 तोपों की सलामी दी है नैब ने, और मौलाना फुल मूड में आ गए हैं। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मौलाना इसको एंजॉय करेंगे, तो मौलाना इसको एंजॉय कर रहे हैं। उनके जो वीडियोस क्लिप्स चल रहे हैं वो ये हैं कि अब मज़ा आएगा जब मैं पूरे के पूरे पैसे नैब से वापस लूँगा। जो उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि तुम्हारे पास इतनी जायदाद है, इतना ये, अब मैं नैब से वापस लूँगा ये पैसे। और फिर कुछ मुजाहरों का उन्होंने ऐलान भी किया है जो हसास मकामात पे करने हैं। तो वो तो अपने मूड में वापस आ गए हैं। और ये एक सोता हुआ शेर था जिसको जगाया है इन्होंने, अब उसको शेर कहें आप या किताब कहें, उसको जो भी कहें आप। और ये बड़ी गलती थी। एक मैं सुर्खी देख रहा था एक कराची के अखबार की, राइट विंग का अखबार है, कि हुकूमत ने अवामी तहरीक के बम को ठोकर मार दी, बम फट जाएगा, वो यही कह रहे हैं। तो मेरा अपना कहने का मतलब ये है कि तहरीक आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, इसके अपने मेरिट्स होंगे, अपने डीमेरिट्स होंगे। दिसंबर तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है ये हम में से किसी को नहीं पता। हालात किस तरह बदलते हैं हमको नहीं पता। इमरान खान NRO, करप्शन वगैरह वगैरह के चक्करों में 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, कराची पे तवज्जो नहीं दी, लाहौर पे तवज्जो दी, इन बातों में फंस के रह गए हैं। वो एक ट्रैप में आ गए, अपने ही बनाए हुए ट्रैप में आ गए, उसमें उलझ गए हैं। वो उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे शायद, या बाहर निकल नहीं पा रहे वो। साथ ही साथ मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं, काबीना में इख्तलाफात की इत्तलात हैं। ये इत्तलात हैं कि लोग इस बात पे इतराज़ कर रहे हैं कि अब तक गंदम और चीनी माफिया के ख़िलाफ़ कोई ढंग की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और दवाओं का जो इजाफ़ा हुआ है इसको आप ज़रिया बहुत ख़तरनाक है। ये मैंने लोगों को देखा है जो दिल के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, उनकी, और जो बेरोज़गार हैं जिनकी हालत ख़राब है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके साथ क्या होगा। पंजाब के अस्पतालों में मुज़म्मिल को पता होगा, एक ज़माने में मुफ्त दवाएँ मिलती थी, मुफ्त CT स्कैन होता था, मुफ्त इलाज होता था लिवर वालों का, वो बंद हो गया, ख़त्म हो गया है। वो दवाएं मिलना मुफ्त बंद हो गई हैं पंजाब में ख़ास तौर से। तो ये किस तरह गुजारा होगा, लोग कैसे चलेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं NBC के ये जलसा जलती आग में पहली चिंगारी साबित हो सकता है, और अवाम के लिए मुश्किलात जिस कदर दिन ब दिन बढ़ रही है, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। क्लेवर हस्ब इख्तिलाफ हो, अगर कोई क्लेवर हस्ब इख्तिलाफ हो जो बात समझती हो, क्योंकि ये तो सब गिरफ्तार हो जाएंगे, खाकान अब्बासी वगैरह तो ज़रदारी वरदारी ये भी सब गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन क्लेवर हस्ब इख्तिलाफ अपना प्लान बना के रखती है आगे, और उसके पास बहुत सामान है इस्तेमाल करने के लिए, बहुत सामान है। अगर वो इस्तेमाल कर पाए, हमने देखा है कि पूरी क़यादत जेल के अंदर है, पूरी क़यादत को, दूसरे दर्जे की क़यादत को भी जेलें बंद कर। मतलब आप कह रहे हैं ऑपोजिशन को हर बार इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हुकूमत की तरफ से। ठीक है ज़ुनैरा, इस बार बड़ी तैयारी है, जलसे का भी एक कॉल दे दी गई है 11 अक्टूबर के जलसे की, वाकई कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, पॉलिटिक्स में ना किसी भी छोटी या बड़ी कॉल को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एट टाइम्स 2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट्स भी किसी अपनी एक छोटी सी हिमाकत की वजह से ऐसा मौका दे देती हैं अपोजिशन को कि उनकी गवर्नमेंट मुश्किल में आ जाती है। सो हम इसको ईजी तो नहीं ले सकते। वी कांट एब्सोल्यूट टर्म्स में से कि ये कुछ भी नहीं करेगा या कुछ नहीं हो सकेगा। द थिंग इज़, एक तो बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन एक्टिव हो रही है, बिकॉज एक एक्टिव और सेंसिटाइज्ड अपोजिशन जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ अगर बिल्कुल क्लीन स्लेट उनको मिल जाएगी, कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, कुछ लोग अंदर चले जाएंगे, उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा, तो ये गवर्नमेंट पहले कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है, आगे क्या करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं पर्सनालिटीज़ का पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करना चाहती कि फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, नून लीग क्या कह रही है। वन वे और दी अदर, अगर तो ये सारी अपोजिशन मुत्तहिद होके वाकई रिज़ाइन करती है और नए इंतखाबात का मुतालबा करती है तो दिस इज़ सीरियस।
बट अगर हम सिर्फ जलसे देखते रहें और हम सिर्फ बयानात ही देखते रहें और हम इदारों को धमकियां ही देखते रहें और ये लोग रिज़ाइन ना करें, प्रैक्टिकली असेंबलीज़ में बैठे रहें, तो फिर इनकी नीयत पे भी मुझे शक होगा कि ये सिर्फ ऑपोजिशन खेल रहे हैं, ये ऑपोजिशन कर नहीं रहे हैं। सो वो जो एक डिसाइडिंग कार्ड होगा, दैट ट्रम्प कार्ड इज़ गोइंग टू बी द रेजिग्नेशन ऑफ दीज पीपल, कि ये लोग सारे कलेक्टिवली कहें कि वी आर रिजाइनिंग और हम चाहते हैं फ्रेश एंड फेयर इलेक्शंस। दैट इज़ द ओनली वे। लगार साहब, जुनैर ने कहा कि अगर ऑपोजिशन रेजिग्नेशंस की तरफ जाती है तब तो लगता है कि कुछ हो सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ही सुबह के अल्फाज हैं, आज वो हम न्यूज़ के प्रोग्राम में एक शिरकत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं, पहले जलसे जुलूस होंगे लेकिन ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर होगा। अब जरा अपने एनालिसिस मुझे दे दीजिए मेरे जवाब की तरफ कि वाकई कोई बड़ी तहरीक की तवक्को रख सकते हैं हम। ने वो सारा जमाना देखा था और हमने एक एक चीज को समझा भी था, देखा भी था। एक पॉलिटिकल रिवाइवल को जो ब्रेक लगा था, जो तकरीबन 40 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक की आमद, 43 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक की आमद के बाद, और सियासत जो है वो एक ऐसी चीज़ बनकर रह गई थी जो एक खिलौने के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। अगर सूरत हाल इसी तरह रहती है, अगर ये अपोजिशन आगे इसी तरह से बढ़ती है, तो फिर मुझे 60s का 67, 68, 69 का ज़माना याद आ रहा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में मूवमेंट उस तरफ चली जाएगी। मुझे टहनियां हिलती हुई नजर आ रही हैं, मुझे पत्ते जो हैं वो भी हिलते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे दरख्त जो हैं वो भी हवाएं देते नजर आ रहे हैं। ये सारा कुछ जो है वो मैं देख रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, इसलिए कि ये जो है अब पाकिस्तान की मुक़्तदरा का, पाकिस्तान की रियल इस्टेब्लिशमेंट का सोचने का वक्त है कि वो सूरत हाल को कहाँ लेकर जाना चाहती है, या वो जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की सलामती और बका से मुताल्लिक जो भी लोग इसमें अहमियत रखते हैं। अब मैं भी दुआ कर रहा हूँ और आप सब शायद आमीन करें कि अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कोई याया खां ना हो, मैं फिर उसके बाद जो है वैसी सूरत हाल पैदा ना हो। पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ मुझे बढ़ता हुआ लग रहा है। हुकूमत की कोताह फहमी, कोताह बीनी, कोताह चश्मी सूरत हाल को खराब से खराब तर करती जा रही है। शार्ट साइटेडनेस है, इनमें से किसी की भी दूरअंदेशी नहीं है, दूर तक देखने की सलाहियत नहीं है, दूर तक समझने की सलाहियत नहीं है। वो चीज़ों को ठीक अंदाज से और ठीक जाविये से नहीं देख रहे हैं, और उनका ख्याल है कि कुछ नहीं होगा। और ये हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनने वजारतें और ओहदे संभाले हुए हैं, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं 80 to 90% जो हवा हो जाएंगे, जिनका हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग फिर या तो गवाह के तौर पर आएंगे कि जनाब फुला ऐसा कर रहा था और फुला ऐसा कर रहा, मैं तो मजबूरी में ऐसा कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो है ऐसा हो सकती हैं। मैं इन चीजों को इसी अंदाज में देख रहा हूँ। ये हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर पाई है। मतलब है कि मुख्तलिफ हलकों को भी और हुकूमत को भी इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए अगर ये कॉल दी भी जा चुकी है ऑपोजिशन की तरफ से। जल्द साहब, देखिए, यहां तक हालात जैसे नजर आ रहे हैं, लगारी साहब ने भी बताया, वो बज़ाहिर तो यूं ही लगता है कि एक तूफान सा उठ रहा है, लेकिन ना तो सियासतदानों की वो क्वालिटी है जो हम भुट्टो साहब के वक्त में उस वक्त देखते थे, नसरुल्लाह थे और लोग थे, और ना ही इतने करप्ट लोग थे उस वक्त जो आज मौजूद हैं, रंगे हुए हैं करप्शन में। लिहाजा मकासद भी लोगों के अपने मुख्तलिफ हैं। मुझे नून लीग का पता है कि उनमें से नवाज शरीफ की तकरीर के बाद कई लोग उस तकरीर को ओन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये कन्फ्रंटेशन मुल्क के मुफाद में नहीं है जिस तरह के ये, क्योंकि उनके ख्याल में पिछली 2 दहाइयों से ये शख्स सिर्फ साजिशें करता रहा फौज पाकिस्तान के खिलाफ, इनडायरेक्टली मुल्क के खिलाफ, जो अपना दुख नहीं भूला जो मुशर्रफ ने उसको निकाला। तो बात यह है कि हर आदमी उसको किस नजर से देखता है। ये मेरा अपना तजिया जो मैंने मुख्तलिफ तरीकों का देखा। आप देखिए कि महंगाई हर दफा बढ़ती रही है, लेकिन अयूब खान की चीनी वाले मसले से लेके आज दिन तक अगर आप देख लें तो दरमियान में महंगाई पे कोई तहरीक नहीं चली। और फिर ये महंगाई और ये शिकवा वो कर रहे हैं जिन्होंने 30 साल हुकूमत की, 3 टर्न्स ली, जिन्होंने कहा हम रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, जिन्होंने कहा हम आपको एशियन टाइगर बना देंगे। उनके मुंह से ये बातें निकली हुई लोग भी देखते हैं, ये अच्छी नहीं लगती, ये मुंह से गलाजत चढ़ती हुई नजर आती है। लिहाजा ये सोचना कि ये कोई बहुत बड़ा तूफान ले आएंगे, मैं नहीं समझता।
तूफान का खतरा सिर्फ एक ही है, हमारे मुल्क में मौलवी की न्यूसेंस वैल्यू है। वो अच्छा काम आपको नहीं करके दे सकता, लेकिन अगर तबाही मचाना चाहे तो उसके पास 2-3 नारे हैं। वो खत्म नबूवत का नारा लगा दे कहीं से, निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा दे, या वो ये लगा दे कि नामूस रसालत, तो खैबर से लेके कराची तक आग लग जाए। उसके अलावा कोई और चीज ऐसी इनके पास नहीं है जिससे ये कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर। जलसे होंगे, जुनैरा ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, भाई आपको किसने रोका, आज इस्तीफे दो, खत्म कर दो किस्से को, हुकूमत वो गई। लेकिन इनको यकीन नहीं है कि सारे इस्तीफा दें। ये जो इस्तीफों को आप अगली तारीखें दे रहे हैं ना, PMLN को भी पूरा यकीन नहीं है कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद सारे इस्तीफा दें। तो पीपल्स पार्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी अगर इवैल्यूएशन करे तो उनको बहुत भी कुछ मिल जाए अगले इलेक्शन में, तो फिर सिंध ही मिल जाएगा। इस हाल में तो वो नहीं है कि किसी और सूबे में हुकूमत बना लेंगे या फेडरेशन में आ जाएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर इलेक्शन नए हों तो शायद कोलिशन गवर्नमेंट बने, और हो सकता है PTI किसी के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना दे। ये चीजें ऐसी फ्लूइड हैं कि आप अगर किसी को पूरा यकीन हो इन पार्टियों में से कि ये सारा सिस्टम उल्टे, तो उसके बाद वो हर तरफ आ जाएगा, तो फिर तो ये 1 मिनट लेंगे करने में। राइट। लेकिन वो है नहीं। अगर वो यकीन हो तो कल फिर आ जाए, लेकिन इस्तीफे दिए नहीं जा रहे इसी वजह से कि इनमें से किसी को यकीन नहीं है कि ये सारे इस्तीफे भी दे देंगे या इनको सबको लड्डू मिल जाएगा जिसके लिए भागे फिरना है। असल दुख यही है कि इस वक्त करप्शन के केसेस है, हालांकि इन केसेस में किसी को सजा नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट आपका आगे जनरल साहब, आप ही का पॉइंट लेके मैं आगे बढ़ती हूं, मुजम्मिल साहब के पास जाती हूं। मुजम्मिल साहब, जनरल साहब ने कहा कि इस्तीफे दे दे ऑपोजिशन, क्योंकि इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, आपस में यकीन नहीं है कि कोई इस्तीफे देगा। हमने इससे पहले भी 2-3 मिसालें देखी हैं जहां पर मुत्तहिदा ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं नजर आई। अब चलते हैं जरा ये अब की स्ट्रेटेजी पर, जो ये 11 अक्टूबर को जलसा भी होने वाला है। जरा बताइएगा, इस बार कोई तहरीक में हम देख सकते हैं कुछ नया, कोई बड़ी तहरीक की तवक्को? हमने माजी में देखा है कि अपोजिशन की एक जमात ने इस्तीफ़े दिए, कंटेनर पर बैठी रही, फिर 1 साल बाद वापस गई और साल की बेहिस्सी से तनख्वाहें भी ले लीं और वो इस्तीफ़े भी वापस ले लिए और कोई शर्म भी ना रही और कोई हया भी ना रही। 1 साल कंटेनर पर बैठ के कहते रहे कि जाली हुकूमत है, जाली मैंडेट है, जाली असम्बलियाँ हैं, फिर उन्हीं असम्बलियों में जाकर बैठ गई थी। हमने नहीं देखा फिर उन्होंने 1-1 साल के मेडिकल भी लिए और तनख्वाहें भी लीं, कितनी बेहिस्सी और कितनी बेशर्मी से। लेकिन वो तो करप्ट नहीं है, वो तो ईमानदार है। 1 साल गालियाँ भी निकाली और तनख्वाहें भी लीं और उसके बावजूद वो ईमानदार हैं। हम क्या कर सकते हैं उनके बारे में? लेकिन आवाज़ खल्क ही नकारा खुदा होगी। ये बात ठीक है कि ये जो जलसे हैं ये तय करेंगे कि तहरीक आगे किधर जाएगी। अगर लोग बाहर आ गए, जैसे कि हमने कुछ कराची में देखा भी है, कुछ जलसों में जिनके बारे में कहा गया कि वो मजहबी इज्तिमात थे, उनमें लोग आए। अगर तो लोग आ गए इन सियासी जमातों की, इनकी क़यादत के अंदर होने के बावजूद, अगर कोयटा में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आ गए तो वो सबसे कमज़ोर हुकूमत है पाकिस्तान की, वो तो ये जलसा नहीं सह पाएगी। अगर पेशावर में बहुत बड़ा हो गया, अगर लाहौर बहुत बड़ा हो गया, अगर कराची बहुत बड़ा हो गया, तो फिर आवाज़ खल्क नकारा खुदा बन जाएगी। खुद ये वज़ीर आज़म कहते थे कि अगर मेरे सामने इतने सारे लोग मुझसे इस्तीफ़ा मांगने निकल आएंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आप वो क्लिप चलानी शुरू कर देंगे, जब एक तरफ लोगों की तादाद दिखाएंगे, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के क्लिप दिखाएंगे। इस्तीफ़ा अपोजिशन ने देना है या वज़ीर आज़म ने देना है, ये तो अभी तय होना है। हमने पहले ही प्रेजेंट कर लिया कि अपोजिशन इस्तीफा देगी। भाई क्यों देगी? हो सकता है हुकूमत के ही इस्तीफा देने का मौके पैदा हो जाए। हमने पहले ही तय कर लिया कि अपोजिशन इस्तीफा देगी। हो सकता है ये जो जलसे हैं और जो एहतजाज निकलेगा, ये हमने तो देखा है इनके नतीजे में हुकूमतें इस्तीफा देती हैं। कभी अपोजिशन ने इस्तीफे नहीं दिए एहतजाजी तहरीक के नतीजे में। एहतजाजी तहरीकों अगर कामयाब हो जाए तो अब हुकूमत इस्तीफा देती है, और अगर नाकाम हो जाए तो हुकूमत बच जाती है। ऑपोजिशन का तो कुछ स्टेक पे नहीं होता। लिहाजा मैं नहीं समझता कि हम ये अजीब गुफ्तगू यहाँ हमने शुरू कर दी है कि पहले ऑपोजिशन इस्तीफा दे। कभी एहतजाजी तहरीक में ऑपोजिशन ने इस्तीफा दिया है? भाई एहतजाजी तहरीकों के नतीजे में हमने लेबनान में देखा, हर जगह देखा, हुकूमत इस्तीफा देती है, हुकूमत ने जाना है। जी मैं आ रही हूँ, दो चीजें सबका पॉइंट ले लो, फिर मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है जी जनरल साहब। देखिए, पहली बात यह है कि हुकूमत इस्तीफा नहीं देगी। हुकूमत को इस्तीफा देना तब पड़ता है
अगर सिस्टम, अगर आप मिसाल के तौर पे हुकूमत से इस्तीफा ले भी दें, आपके जो हुकूमत इस्तीफा दे वो नहीं देती, तो आपके पास आईनी रास्ता है क्या? आप निजाम से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, हुकूमत से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो उसका सबसे आसान रास्ता यही है कि आप खुद इस्तीफे दे के सिस्टम को खत्म कर दें। लेकिन जो चीज है जिसका खौफ है, वो भी मुजम्मिल साहब ने भी ये बात की, पिछली दौर में जब पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे, पीटीआई ने तो दे दिए थे, उस पे स्पीकर बैठा रहा और वो आज भी बैठा रह सकता है। ये इस्तीफे दें, असद कैसे जेब में रख के बैठा रहे। ये आर्टिकल 6 था, ये खराबी थी, ये आइन की खिलाफ वर्जी थी जो पिछले स्पीकर ने की। उसको आइन के तहत ये इस्तीफे 1 महीने के अंदर अंदर उसको मंजूर करने थे। उसने ऐलान करना था कि क्या ये सब लोगों ने इस्तीफे अपनी मर्जी से दिए हैं, और अगर मुझे फलां तारीख तक ये लोग आके बताएंगे कि मैंने मर्जी से नहीं दिया तो हम उसको छोड़ देंगे, वरना सब के इस्तीफे जो है वो कबूल हो जाएंगे। चले जैसा पॉइंट आपका आ गया, आपने एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट। एक सेकंड, दूसरी बात जो है वो ये ज़हन में रखिए कि यहाँ पे तहरीकें, जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली थी, इलेक्शन की थी कि जनाब इन्होंने धांधली की, 8 दिन के बाद तहरीक बैठ गई थी। फिर मौलवियों ने नारा इजाद किया निज़ाम मुस्तफा और तहरीक में जान पड़ गई। फिर खौफ खत, फिर अफवाज पाकिस्तान ने भी उन पर फायर करने से इनकार कर दिया। चलिए ठीक है, बड़ा डिटेल के साथ कमेंट ले लिया मैंने आपको। जनरल साहब कॉपरेट कीजिए, जरा एनबीसी पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं उनको भी मौका दूं कहने का। एनबीसी प्लीज। देखिए, पीएनए की तहरीक में तो अमेरिका समेत और फौज समेत सबकी हिमायत हासिल थी ना पीएनए को तो जब डॉलर गिरा है तो 4 रुपए तक डॉलर आ गया, 3 रुपए तक आ गया था डॉलर, इतना डॉलर पाकिस्तान में आया था। फौज सपोर्ट कर रही थी पीएनए की तहरीक को, और अल्टीमेटली क्या हुआ, जब मुआहदा हुआ, रात को मुआहदा हुआ, सुबह तख्ता लौट दिया गया भुट्टो का कि मुआहदा क्यों हो गया। वो एक अलग तारीख है। मैं ही कह रहा था कि पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी हिकमत वाज़ेह कर दी थी। जब उनको ये पता था कि डॉलर की कीमत गिरी है, उनको पता नहीं था इस बात, जब उनको बताया गया तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता। जब उन्हें बताया गया JIT की रिपोर्ट लाहौर वाले वाक़े पर फाइल हो चुकी है तो उन्होंने कहा मुझे इसका भी नहीं पता। उनसे पूछा गया कि अगर आपको पार्लियामेंट में तंग किया गया तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने मैं पार्लियामेंट तोड़ दूंगा और मिड टर्म करा दूंगा। वो बेहतरीन वक्त था इमरान खान के लिए पार्लियामेंट तोड़कर फौरी इंतखाब कराने का, ताकि इनको मेजॉरिटी मिल जाती। अब वो वक्त भी गुजर गया है, वो वक्त गुजर गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि बहुत अवाम परेशान हो गए हैं, जहाँ तक ताल्लुक़ है अपोजिशन का, उसका आखिरी जो नुक्ता है वो इस्तीफ़ा देने का है। तो वहाँ तक पहुँच जाए ना पहले तो ये आप 2 महीने पार करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर धरना होगा, फिर उसके बाद इस्तीफ़ों की बारी आएगी। वो अगर देना चाहेंगे तो दे देंगे, उस वक्त गुंजाइश अगर हुई तो वो दे देंगे, वरना नहीं देंगे वो इस्तीफ़े। ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। मुजम्मिल साहब, क्विकली एड योर कमेंट। एक सेकंड, वो तो कोई सोच नहीं रहा। मैं एनबीसी एक गलतफहमी दूर कर दूं। जब भुट्टो साहब के खिलाफ ये तहरीक चली थी, मैं लाहौर में इंचार्ज था उसका, ये मिलिट्री एक्शन का, और मिलिट्री ने 200% सपोर्ट की थी भुट्टो साहब। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, क्योंकि मैं इंचार्ज था लाहौर में उस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का जो भुट्टो साहब की सपोर्ट में की गई। खराबी कहां हुई कि फौज में बगावत हो गई। जब निजाम मुस्तफा का किस्सा आया, हमारे जवानों ने फायर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये उस नबी के, जिस नबी के नाम पे ये गोली खाना चाहता है, मैं उस नबी के नाम पे कातिल बन जाऊं। हमारे रात में 4 ब्रिगेडियर इस्तीफा दे गए। ये बगावत के बाद ये मसला बना। उससे पहले तक तो भुट्टो साहब की तहरीक को 200% सपोर्ट थी। वो आगे किया करते। अमेरिका भी उस तरफ था, फौज भी उस तरफ थी। चलिए, माजी का हवाला हमने ले लिया। जनरल साहब, एनबीसी जरा मुस्तकबिल की बात कर लेते हैं, हाल में जो चल रहा है उसको देखते हैं। माजी, मैं जरा मुजम्मिल साहब को भी कमेंट ऐड कर लूं ताकि अगले सवाल की तरफ हम बढ़ सकें। सोहरवर्दी साहब प्लीज क्विकली, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। देखें,
ये जो माजी की तहरीकों की सब बात कर रहे हैं कि उनको फलां का आशीर्वाद था, फलां का आशीर्वाद था, ये तो तहरीक चलने के बाद पता लगता है ना किसको किसका आशीर्वाद था और आज किसको किसका आशीर्वाद है। और हम कह रहे हैं हुकूमत इस्तीफ़ा नहीं देगी। मैंने तो रिसेंट पास्ट में हुकूमतों को आवाज़ खल्क के सामने, बड़े बड़े मुजाहिरों के सामने और जलसों के सामने इस्तीफ़ा देते और घर जाते देखा है। मैंने अपोजिशन को इस्तीफ़ा देते और घर जाते नहीं देखा, मैंने हुकूमतों को ही तहरीक के नतीजे में जाते देखा है। लिहाजा मैं नहीं मानता कि बात अपोजिशन के इस्तीफ़ों पे आएगी। अपोजिशन के इस्तीफ़ों पर तो तब आती है जब अपोजिशन खोखली होती है, उसके पास कोई कार्ड नहीं होता। लिहाजा ये तो मेरे सब लोग मान रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनके पास कार्ड्स हैं, तो मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के इस्तीफ़ों पर बात आएगी। ये लॉन्ग मार्च से पहले ही कुछ होगा। चलें, पॉइंट आपका आ गया। मैं सेगमेंट कंक्लूड करती हूँ। बात यहीं पर आ जाती है मुत्तहिदा अपोजिशन वाले से। जुनैरा ने कहा जैसे कि किसी भी कॉल को हमें छोटा बड़ा या फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर अपोजिशन चाह रही है कि वो बेहतरीन तरीके से हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है और 11 अक्टूबर को उसने कॉल दे दी है बड़े जलसे की कोयटा में, तो हमें देखना है कि हुकूमत ने इस तरह से अपनी किस हिकमत अमली को इख्तियार करना है और अपोजिशन क्या कुछ नया कर सकती है। मुझे बड़ा एक ब्रेक की तरफ स्टे ट्यून्ड। मुतफ़िका फ़ैसला ये हुआ कि जितने भी पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल हैं वो इंशाअल्लाह ताला कल 30 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए प्राइमरी समेत अब जो स्कूल्स के हवाले से मरहलावार हिकमत अमली इख्तियार की गई थी, जो बनाई गई थी, अब तमाम क्लासेस का बाकायदा तौर पर कल से आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर इस तरह से स्टैंड करिए कि 672 नए केसेस जो हैं वो पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। उस पर प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है, इस पर बात कर लेते हैं। लगारी साहब फरमाइएगा, ये प्राइमरी स्कूल्स खोलने के हवाले से हुकूमत ने अब फैसला ले लिया, ये दुरुस्त फैसले? काइंडली 90 सेकेंड में मुझे अपना आंसर कीजिएगा। मेरे ख्याल में कुदरत आप पर मेहरबान है और आप एक बड़े क्राइसिस से निकल चुके हैं और जो कोरोना का वार था इधर उधर दुनिया में हो रहा है, इंडिया अभी तक फंसा हुआ है। यूरोप के जिन ममालिक में तबाही फैली थी उन ममालिक में रिवाइवल हुआ है कोरोना का और वहाँ पर फिर ज़िंदगी में वही जमूद आने वाला है जो हमें उस वक्त नज़र आया था। पाकिस्तान अब तक की सूरत हाल में बेहतर रहा है और इसका क्रेडिट कोई भी नहीं ले सकता। ये कुदरत की मेहरबानी है या लोगों का अपना इम्यून सिस्टम है जिसकी वजह से सूरत हाल या हमारी लोगों की खुराक ऐसी है। असल बात तो ये है कि नेचर आप पर मेहरबान है, फितरत आप पर मेहरबान है, अल्लाह आप पर मेहरबान है और आपकी जो है इस सूरत हाल से बच गए हैं हम लोग। खोलने के बाद अगर तालीमी इदारे खोले जाते हैं, अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर हुकूमत को फौरी फैसला करना होगा। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर जो है स्कूल खुले रहेंगे। स्कूलों का खुला रहना कोई ऐसी बात नहीं होगी। मेरा ख्याल ये है कि हमें पहले तो इस मरहले पर स्कूलों को खोलने के लिए राह हमवार करनी चाहिए और चलना चाहिए। लेकिन इन केस अगर दोबारा फैलता है कोरोना तो फिर फौरी फैसला करना होगा। सही, आप कह रहे हैं कि कुदरत मेहरबान है, लिहाजा इस तनाजुर में अगर फैसला लिया गया है तो तकरीबन सही किया हुकूमत ने। NBC। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान हमारे ऊपर है। डॉक्टर अताउर रहमान की जो इंस्टीट्यूट है कराची यूनिवर्सिटी में, लगारी साहब जानते हैं कितना तगड़ा इंस्टीट्यूट है। उसके स्टूडेंट्स इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम वगैरह में यूनिवर्सिटीज़ के डीन हैं, साइंस में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। उनकी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में जो कोरोना है वो चाइनीज़ कोरोना से खासा कमज़ोर है, खासा कमज़ोर आया था और कमज़ोर हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी साइंटिफिक हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है जो डॉक्टर अताउर रहमान जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ी रिसर्च करके जारी की है। दूसरी बात ये कि स्कूलों का खुलना, बिल्कुल मैंने कहा था हुकूमत ने फैसला कर लिया तो हुकूमत ही की जिम्मेदारी बनती है ना। लेकिन मुझे एक बात पे ज़रा सा अजीब सा लगा मुझे कि शफकत महमूद ने जब सिंध ने कहा कि हम एक हफ़्ता बढ़ाएंगे, उस पर बरहमी का इज़हार किया, और जब बलूचिस्तान ने कहा कि हमें 15 दिन और चाहिए परसों, तो उस पर इज़हार तो बरहमी का नहीं किया, लेकिन ऐलान किया कि पूरे पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल कल से खुल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान की 15 दिन की
डिमांड जो थी वो मुस्तरद कर दी गई, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर बलूचिस्तान समझता है कि उसके पास मामला गड़बड़ हैं, ख़राब हैं, वो केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको ये टाइम देना चाहिए था। और प्राइमरी स्कूल बहुत सेंसिटिव मसला है, छोटा स्कूल, बच्चों का स्कूल बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, देना चाहिए था, लेकिन आपका आ गया। सॉरी टू इंटरप्ट, अल्लाह खैर करेगा। हाँ, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, 90 सेकंड है सबके लिए। मुजम्मिल साहब। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं तो इस मामले में पहले दिन से हुकूमत के साथ हूँ। अब डॉक्टर अताउर रहमान की रिसर्च आई है या कुछ भी आई है, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट है, उन्हें देना चाहिए कि वो इस मुल्क में उन्होंने और कुछ नहीं तो कोरोना को शिकस्त दी है। कैसे दी है, क्यों दी है, चाहे उन्हें भी पता है या नहीं पता है, लेकिन उनका क्रेडिट तो है और वो उसका क्रेडिट लेते भी हैं। और प्राइमरी स्कूल्स अब खुल जाने चाहिए। जब यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, हायर स्कूल्स खुल गए, मिडिल स्कूल्स खुल गए, तो अब प्राइमरी स्कूल और सब कुछ सेफ चल रहा है। जो आप 672 केसेस की बात कर रही हैं, 32,000 टेस्ट में से 672 केसेस हैं, और उनमें भी ऐसा नहीं है कि अभी किसी स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमें नज़र आया हो कि फैला है या ये आया है। तो नॉर्मल बात है मेरे ख्याल में। जब पूरी दुनिया में ये सूरत हाल है, हम तो बहुत बेहतर हैं और इसको सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त। सुनहरा। जजमेंट कॉल दी है गवर्नमेंट ने अपनी, और वही इसके रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। बट द थिंग इज़ कि अगर किसी भी वजह से हम बचे हुए हैं और हम बेहतर हैं बाकी दुनिया से, तो हमें इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए। इस टाइम में हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ा लेनी चाहिए थी, क्योंकि डर ये है कि शायद हमारे मुल्क में एसिम्प्टोमेटिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हम बिल्कुल ही बहुत खुश होकर बैठ गए हैं कि कोई बहुत ब्लेसिंग है और हम तो फॉरसेकन बहुत ईजीली निकल गए हैं। अभी कोई नहीं निकला इसमें से, अल्लाह ना करे चीज़ें वापस आएँ। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेट्स सी, अब गवर्नमेंट ने डिसीजन तो ले लिया है, देखते हैं। जनरल साहब। चलिए, आप देख, हमारे ये कहने से कि फैसला ठीक है या गलत है तो हो चुका, इसका कोई हासिल कुछ नहीं। लेकिन हम तो पहले दिन से कहते रहे कि इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए, इनको स्कूल फिलहाल नहीं खोलने चाहिए थे। मेरे नुक्ता निगाह से तो अगर फिलहाल ना खोलते तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अगर वहां पे ये वबा आ गई पहली किसी से बेहतियाती भी, क्योंकि स्कूलों का स्टाफ, टीचर, ये तो बड़े हैं ना, ये बच्चे छोटे वहां पे एक्सपोज होंगे उनके सामने, और उनमें से कोई कैरियर हुआ तो इनको प्रॉब्लम आएगी। तो एहतियात की जाती तो मेरे नुक्ता निगाह से वो ज्यादा बेहतर। सही, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी गवर्नमेंट को चाहिए था, प्राइमरी स्कूल्स का मामला है, ज़रा थोड़ी एहतियात बरत ली जाती और इस फैसले को मौखर किया जा सकता था। जबकि एनबीसी ने भी फरमाया बलूचिस्तान का इशारा देते हुए कि अगर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने कह ही दिया था कि 15 दिन उन्हें दे दिए जाए, सिंध को अगर हफ्ते के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, तो बलूचिस्तान का भी राइट है, उन्हें भी इस हवाले से हुकूमत से कोई ना कोई पॉजिटिव जो रिएक्शन है वो मिलना चाहिए था। बहरहाल कुदरत मेहरबान है हम पर, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में उस तरह से केसेस नहीं हैं जिस तरह के बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ या दीगर एशियन कंट्रीज़ की सूरत हाल है, लेकिन फिर भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। फिर खा वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले बड़े हों, वालिदैन ने भी एहतियात करनी है और अपने बच्चों का ख्याल रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।